हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को लेकर के हमने बात की थी कि एक कोवलेंट कंपाउंड में किस तरीके से क्लीवेज पॉसिबल होता है दो बॉन्डेड एटम के बीच में। तो उसमें हमने पॉसिबिलिटी बताई थी कि एक में होमोलाइटिक हमने पढ़ा था, एक में क्या पढ़ा था, हेटेरोलाइटिक। जब वो क्लीवेज जब होता है ना, होमोलाइटिक हो या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब भी होगा किन्हीं भी दो एटम के बीच में, तो वहां पर क्या जनरेट होते हैं वो सर, वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की बीच की जो अवस्था होती है ना, इंटर मतलब इन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, समझे, और उसके बीच की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं, तो कॉमन सी बात है, देखो किसी भी रिएक्शन का जो बीच का जो कंपोनेंट बनेगा इन बिटवीन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये यहां पर क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ये जो बीच की अवस्था होती है इसको बोलते हैं हम रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझे मेरी बात को? तो मतलब यहां कह रहा है कि सर रिएक्शन इंटरमीडिएट वो सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं जो जिनका जो लाइफ टाइम होता है वो छोटा होता है, मतलब शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट सब्सटेंस होते हैं। कौन? रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, शॉर्ट लिव फ्रेगमेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं सर, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो मतलब कॉमन सा मुद्दा ये है कि सर रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है, तो ये जनरेट कब होते हैं, तो जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर होमोलाइटिक या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो वहां पर रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की इन बिटवीन जो होती है एक स्टेट क्रिएट होती है इन बिटवीन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कंपोनेंट जो होते हैं ये इनका देखो, शॉर्ट लिव का मतलब इनके अंदर लेस स्टेबिलिटी भी होती है, वैरायटी ऑफ नेचर इनमें होती है, और ये मोर स्टेबल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है। तो ये लेस स्टेबल और मोर स्टेबल भी हो सकते हैं। जो लेस स्टेबल होगा वो हाई रिएक्टिव हो सकता है, समझे मेरी बात को, और जो मोर स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव हो सकता है। मतलब मुद्दा ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल होते हैं जो इन बिटवीन स्टेट होती है किसकी, किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो अवस्था होती है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाती है, जिनका लाइफ टाइम छोटा होता है। वैसे बहुत से ये सब के लिए कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं जो स्टेबल ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लोअर स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल ज्यादा होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो लेस स्टेबल होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट कब होते हैं, सर ये जनरेट कब होंगे, वो जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से। जब होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होगा किसके बीच में, इन बिटवीन टू एटम्स के बीच में, ठीक है, और टू एटम मतलब टू इन बिटवीन कोवलेंट बॉन्डेड एटम के बीच में, कोवलेंट बॉन्डेड एटम के बीच में जब क्लीवेज होगा तो उस दौरान क्या जनरेट होंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होंगे, जिनका लाइफ टाइम छोटा होता है। ठीक है, फिर बोला कि सर ये मोर स्टेबल भी होते हैं, लेस स्टेबल भी होते हैं, और उसी के आधार पर इनकी क्या डिसाइड की जाती है, रिएक्टिविटी डिसाइड की जाती है। तो मतलब होमो में हमने पढ़ा था कि होमोलाइटिक क्लीवेज जब भी होता है किन्हीं भी दो एटम के बीच में, तो वहां पर इंटरमीडिएट के रूप में क्या जनरेट होते हैं, वो सर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ठीक है, और जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होता है, क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो एक कैटायन और दूसरा क्या जनरेट होता है, एनायन। तो मतलब कितने इंटरमीडिएट हैं, कैटायन, और ये क्या अपने पास में एनायन इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, तो अब जो बात करने वाला हूं, तो जो अपने सिलेबस में जो दे रखा है वो कौन सा दे रखा है सर, कैटायन, और हम किसके बारे में बात करेंगे, एनायन के बारे में बात करेंगे। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूं, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सर ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, हर एक रिएक्शन में वेरी करती है,
बस फर्क क्या होता है, किसी रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, किसी में लेस होते हैं। जिनमें मोर स्टेबल होते हैं उनका रिएक्टिविटी कम होता है, जो लेस स्टेबल होते हैं उनका रिएक्टिविटी क्या होता है सर, हाई होता है। समझे मेरी बात को। फिर बनते कब है वो सर, ये जनरेट कब होते हैं, जब होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब वेरी करता है होता है, तब उस दौरान क्या होते हैं, ये जनरेट होते हैं। किस किस फॉर्म में सर, होमोलाइटिक जब होता है, ठीक है, तब तो क्या बनते हैं वो सर, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। और जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो क्या जनरेट होते हैं सर, कैटायन और एनायन जनरेट होते हैं। तो ये इनका टर्म था। तो अब मैं कौन से इंटरमीडिएट की बात करूंगा, कैटायन क्या होते हैं और एनायन क्या होते हैं, एक एक करके इनको समझाता हूं। देखो एक बार क्या है इसमें अपने पास में, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में वो सर, अब बात कर लेता हूं मैं। पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, कैटायन। तो पहले कैटायन पढ़ा देता हूं, कैटायन कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, कैटायन के बारे में। देन आफ्टर उसके बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे, एनायन के बारे में। तो पहला अपने पास में क्या है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या है वो सर, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम, दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन होते हैं। ठीक है वो सर, क्या होते हैं वो सर, ये जो होते हैं ये ऐसी स्पीशीज होती है जिन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। कैसे होता बताता हूँ कि मान लो कि मेरे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है वो सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है सर, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो ये कहता है कि सर जो जेड है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा वो सर, जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करेगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, ये स्पीशीज देने वाली होगी, हाँ या ना, और ये स्पीशीज क्या होगी, लेने वाली, हाँ या ना। यहाँ पर ये तो क्या बन जाएगा, कार्ब एना, ये क्या बनेगा, एनायन जनरेट होगा, कार्बन वाला नहीं, वैसा कोई भी एनायन। और यहाँ क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो कार्बोकैटायन होते क्या है वो सर, ऐसी स्पीशीज होती है कार्बोकैटायन जिन पे क्या होता है सर, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। दूसरा क्या होते हैं वो सर, ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होती हैं सर, स्पीशीज होती हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इनका जो ऑक्टेट होता है वो ऑक्टेट क्या होता है सर, इनका ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है ऑक्टेट इनका वो सर, इनकम्प्लीट क्या होता है सर, इनका ऑक्टेट होता अपने पास में। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये टर्म अपने को पता होना चाहिए। तो कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बोकैटायन ऐसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। बनता कब है, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्पीशीज जब आपस में जुड़ती हैं, तो उसमें मान लो कि एक स्पीशीज जुड़ने वाली है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कंपेयर टू किसके, कार्बन के कंपेयर में। तो वहां पर कार्बन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और जेड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेनर होगा। तो जो डोनेट करेगा वो डेफिशिएंट बना लेगा और जो गेन करेगा वो क्या बनाएगा, एनायन जनरेट कर लेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर बोलता है कि सर यहाँ पर कार्बोकैटायन जो होता है उनका सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरीके से वेरी करता है। वो सर इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, यहां पर कहा गया कि सर यहाँ पर मिथाइल कार्बोकैटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इथाइल की उससे ज्यादा क्योंकि ये 1 डिग्री है, इसके बाद में 2 डिग्री वाला है, उसके बाद में कितने डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला है। समझ गए मेरी बात को, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला। तो ये कहता है कि सर इधर से इधर जाने पर, ठीक है, स्टेबिलिटी जो होता है वो सर इंक्रीज होता है बिकॉज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं सर, इंक्रीज हो रहे हैं। और एल्काइल ग्रुप जब इंक्रीज होते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा रुक के पढ़ाऊंगा, तब क्या बढ़ता है वो सर, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है।
प्लस आई क्या होते हैं, ये सब जो टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, सब बताऊंगा। एल्काइल ग्रुप के बढ़ने से क्या बढ़ता है सर, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, साथ के साथ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी क्या होता है सर, बढ़ता है। ये भी क्या होता है ये भी समझाऊंगा मैं आपको। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है सर, इंक्रीज होता है, और जब ये इंक्रीज अगर होगा एल्काइल ग्रुप के बढ़ने से तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीजें जो प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं ये मैं आपको पर्सनली टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊंगा। अभी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो मतलब एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा इसमें है क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 है, इसमें 2 है, उसके बाद में इसकी स्टेबिलिटी, इसमें 1 है, इसकी उसके बाद में, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है, प्लस वाले की। और यहाँ पर डोमिनेंट क्या है, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से इनका स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों होता है वो चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा आप समझने का इसके अंदर है वो सर, आप अच्छे से जानते हैं कि जो स्पीशीज न्यूट्रल होती है उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो एनायन और कैटायन के कंपेयर में क्या होती है सर, ज्यादा होती है। जो स्पीशीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है सर, कैटायन और एनायन के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप इस पर नजर मारे, जब मैंने कहा कि ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये कौन से वाले, मिथाइल जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। मतलब जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप बढ़ेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ेगी तो उसकी अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इजीली क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डिस्पर्स हो जाएगा। मतलब ये जल्दी से अपने आप को क्या कर लेगा सॉरी, न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है। तो मुद्दा सा देखो, इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक डोनर ग्रुप है, इसमें कितने डोनर है, 2 हैं, इसमें कितने डोनर है, 3। तो अब मान लो किसी स्पीशीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज अगर कैरी करता है तो अगर 3 ग्रुप अगर देने वाले अगर जुड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ते हैं, तो किस में ये जो चार्ज है पॉजिटिव वाला ये जल्दी से क्या हो जाएगा, डिस्पर्स होगा, मतलब घट जाएगा। मतलब ये जल्दी न्यूट्रलाइज कौन होगा वो सर, जिस पे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, क्योंकि ये डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, और डोनेटिंग इफेक्ट होने की वजह से ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये डिस्पर्स होगा, और ये कंपोनेंट सबसे पहले इन तीनों के कंपेयर में अपने आप को क्या कर लेगा सर, स्टेबलाइज कर लेगा। मतलब चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से यहाँ पर वेरी करता है। अरे कॉमन सी मुद्दा समझाता हूं, देख समझेगा कि मान लो कि आपको जो है 3 रोटी की भूख है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपका पेट नहीं भरा है, ठीक है, और आपको कितने रोटी की भूख है, 3 रोटी आपको खानी है, ठीक है। तो और जब तक आपको 3 रोटियां नहीं मिलेंगी तब तक आप भूखे रहोगे, और भूखे रहोगे तो आपको अनकंफर्ट होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। तो पहले वाले के अंदर आप बिल्कुल भूखे हो, फिर कोई एक रोटी कहीं से मिल जाती है तो पहले कंपेयर में थोड़ी संतुष्टि होती है पेट को, तो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं कि थोड़ा कुछ तो मिला है। फिर कोई एक रोटी और मिलती है तो पेट और भरता है, तो कंपोनेंट और थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। फिर कहता है कि जितने रोटी की भूख थी उतना ही अगर मिल जाए अपने को तो पेट भर जाएगा, और पेट भरने के बाद अपने आप को क्या कर लेंगे, हम स्टेबलाइज कर लेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। वही कहानी यहाँ है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्लस आई बढ़ेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो डिस्पर्स होगा, और जब डिस्पर्स होगा तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, और जो जितना जल्दी न्यूट्रलाइज होगा उसका स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगा। तो ये कार्बोकैटायन की कहानी है, और प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा जब टॉपिक आएगा तब, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट अपने पास में क्या है, कार्ब एनायन। कार्बोकैटायन हो गया, अब बारी किसकी है, कार्ब एनायन की। तो कार्ब एनायन को भी देख लेते हैं। देखो भाई क्या है, कार्ब एनायन क्या होते हैं। कार्ब एनायन भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से जनरेट होता है। कार्बोकैटायन जैसे जनरेट होता है वैसे ही कार्ब एनायन भी क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से क्या होता है, जनरेट होता है। तो ये मैं बात कर लूं कार्ब एनायन, ठीक है। बस मान लो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है Z, इसमें कार्बन जो होता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज्यादा है, समझे, किससे ज्यादा है, तो Z से ज्यादा है। क्या है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कैसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा क्लीवेज करवाएंगे, बस इसके अंदर भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे। तो अब क्या होगा, बस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होगा तो ये ग्रुप ले रहा होगा, हाँ या ना। जब ये ले रहा होगा तो क्या बनेगा, बस लेने वाले पे चार्ज नेगेटिव, देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव। तो ये तो बन गया कैटायन, ये बन गया कार्ब एनायन,
क्या बन गया ये कार्बेनाइन। कार्बेनाइन है तो कंपोनेंट क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। क्यों है, क्योंकि सर इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। हाँ या ना, समझे मेरी बात को। तो ये कहानी इसके अंदर है। और ये क्या कहलाते हैं सर, कार्बेनाइन कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ऑक्टेट क्या होता है सर इनका, कंप्लीट होता है। और बनता कैसे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से क्या होता है सर, ये फॉर्म होता है। ठीक है, फिर वही चीजें यहां पर भी निकल के आती हैं सर। आप जैसे कार्बेनाइन स्टेबल, अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, वो ये कहता है कि सर कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो मिथाइल कार्बेनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 1 डिग्री वाला उससे कम, 2 डिग्री वाला उससे कम, और 3 डिग्री वाला कार्बेनाइन उससे कम होता है। समझे, ठीक है। मतलब ये क्या कहता है, वो सर इधर से इधर जाने पर, ठीक है, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा सर, इफेक्ट जो होता है वो क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। और इनका ये जो नेगेटिव चार्ज है, प्लस आई के बढ़ने से क्या होगा, ये जो नेगेटिव जो चार्ज है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मोर इंटेंसिफाई होगा। ठीक है, क्या होगा, मोर इंटेंसिफाई होगा। और जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज, किसी भी एनायनिक स्पीशीज पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर और ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो स्पीशीज जो क्या कहने का मतलब, जो स्पीशीज जो है वो स्टेबल होने की बजाय क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अरे कहने का मतलब, किसी का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, फिर आपने एक रोटी जबरदस्ती खिला दी, हाँ या ना, हो गया ना अनस्टेबल, हो रहा कि नहीं हो रहा। फिर 2 रोटी खिला दी, हो गया अनस्टेबल। 3 खिला दी, तो आपने उसको अगर लिमिट में अगर खिला दोगे तो वो ओबियसली बात है वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालेगा। तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, प्लस एल्काइल ग्रुप के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, प्लस आई बढ़ेगा। और प्लस आई बढ़ते ये चार्ज क्या हो जाएगा, मोर इंटेंसिफाई होगा। और मोर इंटेंसिफाई होते ही इसका जो स्टेबिलिटी का जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां पर मैंने क्या कहा, कैटायन और एनायन में जो कंपोनेंट जो जल्दी न्यूट्रलाइज होता है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो कैटायन स्टेबलाइज हो रहा था क्योंकि वो उसको देने वाले ग्रुप जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर एनायन है तो वापिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटानी पड़ेगी आपको, तभी तो स्टेबल होगा। पर यहाँ तो आपने क्या कर दिए, 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए। एल्काइल ग्रुप जोड़ेंगे तो नेगेटिव जो चार्ज है इस पे कार्बन पे, वो और ज्यादा क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा, और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा। और जब किसी भी स्पीशीज पे हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, माना कि हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के साथ साथ स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये कॉन्सेप्ट उस स्पीशीज पे लगता है जो स्पीशीज क्या होती है, डेफिशिएंट होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का अगर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ जाती है, तो उसके हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैरेक्टर होने की वजह से वो कंपोनेंट अपने आप को क्या करना शुरू कर देता है, डिस्टेबलाइज करना शुरू कर देता है, जो यहाँ हो रहा है। क्योंकि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के बढ़ने से कंपोनेंट जो होता है वो अपना स्टेबिलिटी कैसे न कैसे करके क्या कर रहा है सर, लॉस करे जा रहा है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर की बात करी हमने इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकैटायन और एनायन को लेकर के। यहां तक किसी भी बच्चों को कैसी भी अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहां तक किसी बच्चे को सिंपल चीजें थी। फ्री रेडिकल के बारे में मैं थोड़ा सा होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में पढ़ चुका था, ठीक है, पर ज्यादा उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फ्री रेडिकल ऑर्डर, फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो कार्बोकैटायन के बिल्कुल सेम होता है, कहने का मतलब, क्योंकि उसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आई होप चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी बच्चों को कैसा भी अगर डाउट है, दिक्कत अगर है, तो आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर, बाय।